हम कक्षा 12वीं की फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन है ना, हॉर्टिकल्चर। तो हम पहले पढ़ेंगे फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन। तो हमें फसल उत्पादन के बारे में पढ़ना है। तो देखिए फसल उत्पादन में क्या क्या पढ़ेंगे, खेती के बारे में। हमें इसमें फसल एवं खेती के बारे में पढ़ना है। हमें कौन कौन सी फसल करनी चाहिए, कौन कौन सी किस तरीके से करनी चाहिए। तो देखिएगा आगे आगे चलते देखेंगे। तो पहला पार्ट अपना जल निकास। तो हम जल निकास के बारे में पढ़ेंगे। तो जल निकास की परिभाषा पढ़ेंगे। तो जल निकास की परिभाषा है, मैं आपको सुना देता हूँ। फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अंध सतहों से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। अब ये कह रहा है, परिभाषा कह रही है कि फसल की पैदावार बढ़ाने भूमि सतह अथवा अंध सतह, माने जहां अपन फसल करते हैं। अब फसल हम कर रहे हैं, अब हमारी कोई फसल खड़ी है, अब उसमें जरूरत से ज़्यादा पानी भर गया तो उससे फसल को हानि होगी तो फसल भी खराब होगी, उसकी जड़ें गल जाएंगी। तो अनावश्यक माने फालतू जल को कृत्रिम माने खुद के द्वारा बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। अब पढ़ेंगे तो जल निकास के उद्देश्य हैं, लाभ है, तो इनके बारे में हमें उपयोग भी इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले जल निकास के उद्देश्य या लाभ या उपयोग लिखिए। तो देखिए नंबर 1, फसल के लिए कृषि क्रिया समय पर करने में सहायता मिलती है। अब अपन जल निकास कर देंगे सही समय पर तो उस खेत बिल्कुल सही साफ हो जाएगा। तो उसमें हम कृषि क्रिया माने फसल भी उगा सकते हैं। उसमें पानी भरा रहेगा तो हम कोई फसल नहीं उगा सकते, क्योंकि जल निकास करने से कोई फसल हो ही नहीं सकती। नंबर अगला है, जल निकास का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख उद्देश्य उपज को बढ़ाना है। जो जल निकास हम करते हैं तो उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य एवं प्रमुख उद्देश्य ये है कि फसल को अधिक उपज देनी है। क्योंकि हम जल निकास नहीं करेंगे, पानी भरा रहेगा तो फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जल निकास करना आवश्यक है। अगला देखिएगा, लाभदायक जीवाणु की क्रियाशीलता वृद्धि होती है। अपन जल निकास कर देंगे तो उसमें जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु माने कीट, जो जिंदे जो मिट्टी को बहुत अच्छे तत्व देते हैं, मिट्टी को बहुत अच्छी बनाते हैं, तो उनकी वृद्धि भी होती है। और जल निकास भरा रहेगा तो उनके रूप में पानी भर जाएगा मिट्टी में, तो जो लाभदायक जीवाणु निष्क्रिय माने मर जाएंगे। अगला है, भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित करने से रोकना। अब जो भूमि में हानिकारक लवण इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ मिलकर हो जाते हैं, तो वो क्या फसल को हानि पहुंचाते हैं, भूमि बिल्कुल खराब हो जाती है। तो उनको रोकना, किससे? जल निकास करके रोकना है। नंबर अगला, भूमि को दलदलों से रोकना। जो भूमि बिल्कुल खराब हो जाती है, अपन जल निकास नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल पतली मिट्टी हो जाएगी, दलदल पतली हो जाएगी, तो वो कोई भी काम की नहीं है। तो नंबर अगला है, भूमि वायु संचार बढ़ाना। अब भूमि में हवा का ताप बढ़ाना, भूमि में हवा बढ़ाना। और पानी भरा रहेगा तो हवा जा सकती भूमि के अंदर? नहीं जा सकती, क्योंकि हवा पानी ऊपर ही रह जाएगी। तो हमें जल निकास करके भूमि में वायु संचार करना है। तो देखिएगा एक पूरा क्वेश्चन हो गया। अब आप इसमें महत्व भी पढ़ सकते हैं, उद्देश्य, लाभ है और उपयोग है। आप इसी क्वेश्चन को लिख के आ सकते हैं, पेपर में इसी क्वेश्चन के आंसर को लिख के आ सकते हैं। आपको पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे तो महत्व लिख दो, चाहे उपयोग, चाहे लाभ, चाहे हानि, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, प्रभावित करने वाले कारक। जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमें देखना है जल निकास को क्या क्या चीज प्रभाव करती है। तो देखिए मिट्टी की किस्म भी है, भूमि का ढाल है, किसान की आर्थिक स्थिति है, किसान की भूमि की कीमत है, पैदा की जाने वाली फसलें, ये इनको प्रभावित करती है जल निकास को। क्योंकि अब ये प्रभावित करती है किस कारण? क्योंकि अपन भूमि का ढाल है, जैसे भूमि का ढाल है। अब भूमि हमारी ढाल वाली हो ऊपर से नीचे के लिए, तो हम उसमें जल करेंगे तो क्योंकि मिट्टी का कटाव होगा। तो इसकी अपन परिभाषा पढ़ देंगे, आपको सुनाता हूं मैं। भूमि का ढाल, अब अधिक ढाल वाली भूमि में मेड़बंदी करके या सीढ़ी नुमा खेत बनाकर बंद नालियों का निर्माण किया जाता है। ऐसी भूमि में खुली नाली रखने पर भूक्षरण अधिक होता है। अरे अधिक ढाल वाली भूमि है, अब अपन उसमें
जल निकास कर रहे हैं तो उससे क्या मिट्टी बहेगी, तो उनमें बंद नाली, बंद माने भूमि के अंदर वाली नालियों का निर्माण करना चाहिए जिससे क्या भूचरण नहीं होता है। और अपन खुली नालियों का निर्माण करते हैं तो उससे भूचरण होता है। भूचरण का मतलब है मिट्टी बहती है, मिट्टी का कटाव होता है। तो हमें किसकी अधिक ढाल वाली मेड़बंदी करके बंद नालियों का निर्माण करना चाहिए। अब आगे भूमि की किस्म। अब हमें भूमि की किस्म के बारे में पढ़ना, भूमि किस किस्म की है, किस क्वालिटी की है। तो इसकी मैं आपको परिभाषा सुना देता हूँ। भारी मिट्टी हो, अब भारी मिट्टी हो जैसे दोमट, चिकनी, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी वाली जगहों में खुली नालियों का निर्माण किया जा सकता है। ऐसी भूमि के मिट्टी के कण पानी के साथ कम मात्रा में घुलकर बहते हैं और भूमि का कटाव कम होता है। ऐसे हमारी काली मिट्टी है, दोमट है, चिकनी है, कपासी मिट्टी, जो इनके कण होते हैं, भूमि के कण माने तो पानी में बहुत कम मात्रा में घुलते हैं, बहुत ही कम मात्रा में, तो इनका मिट्टी कटाव नहीं होता है, मृदा कटाव नहीं होता, भूचरण नहीं होता, क्योंकि मिट्टी ये कम घुलती है पानी। तो ऐसी जगह पे, इन वाली जगहों पर अपन खुली नालियों का निर्माण कर सकते हैं। अब रहा किसान की आर्थिक स्थिति। अब हमें इसमें किसान की आर्थिक स्थिति में देखना है किसान गरीब है या अमीर है। देखिए जो किसान अमीर होगा वो तो बंद नालियों का निर्माण कर सकता है, वो चाहे से खेती को भी कर सकता है। और गरीब होगा, गरीब अपनी नॉर्मल क्वालिटी के हिसाब से करेगा, अपनी स्थिति के हिसाब से करेगा। तो देखिए बंद नालियों के निर्माण पर खर्चा अधिक आता है, अतः अमीर किसानों को बंद नालियों का निर्माण और गरीब किसानों को खुली नालियों का निर्माण करना चाहिए। इसकी परिभाषा है। अब इसमें कह रहा है कि बंद नालियों के निर्माण पर खर्चा अधिक आता है, सही, क्योंकि अपन बंद नालियां बनाएंगे तो खर्चा तो अधिक आएगा, क्योंकि वो पहले खुदाई करनी पड़ेगी, फिर उसके लिए रेता, सीमेंट, गिट्टी वगैरह, पाइप वगैरह के लिए चाहिए तो खर्चा बहुत आएगा। तो और खुली नालियों के लिए खर्चा कम आता है, क्योंकि खुली नालियां हम खुद के द्वारा बना सकते हैं। जैसे गाँवों की भाषा में आपको बता दें, जैसे फावड़ा लेके अपन मेड़ बनाते हैं, ऐसे बड़ा कहते हैं, तो उसको अपन खुली नालियां कहते हैं। क्योंकि बंद नालियों को अमीर किसान बना सकता है, खुली नालियों को गरीब किसान बना सकता है, क्योंकि गरीब किसान बंद नालियां नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास पूंजी की कमी है, माने धन की कमी है। अब अगली हेडिंग है भूमि की कीमत। अब हमें भूमि की कीमत देखनी, भूमि किस कीमत की है। अब भूमि की कीमत अच्छी है तो इसमें फसल भी अच्छी उगा सकती है, तो इसके लिए बंद नालियों का निर्माण करना चाहिए। जब भूमि की कीमत अच्छी है, अपन उसमें खुली नालियों का निर्माण करेंगे तो भूमि में पानी जाएगा, क्योंकि खुली नालियां बार बार कट जाती हैं तो उसमें पानी जाएगा तो भूमि खराब हो जाएगी। तो देखिएगा इसकी हेडिंग बता देता हूँ। अधिक मूल्यवान भूमि में बंद नालियों द्वारा जल निकास करना अधिक लाभदायक है। जो अधिक कीमत वाली भूमि है उनमें बंद नालियों द्वारा जल निकास करना अति आवश्यक है, क्योंकि अपन खुली नालियों द्वारा जल निकास करेंगे तो क्या है, भूमि में पानी बढ़ जाएगा, क्योंकि बंद नालियां बार बार कट जाती है तो भूमि खराब हो जाती है। तो ऐसी जगहों पर बंद नालियां को उपयोग लाना चाहिए। अब पैदा की जाने वाली फसलें। अब अपन पैदा कौन कौन सी फसलें करते हैं, ऐसे कौन कौन सी खेतों में किस किस के तरह की करते हैं, तो इसकी मैं हेडिंग आपको सुनाता हूं परिभाषा। यदि भूमि अधिक उपजाऊ है तथा अधिक पैसा पैदा करने वाली है, फसलें उत्पन्न की जाती हैं, तो वहां पर बंद नालियों का निर्माण करना चाहिए। देखिए एक कह रही परिभाषा के अनुसार हम आपको समझाते हैं। यदि भूमि अधिक उपजाऊ है, माने भूमि में अधिक अच्छी फसलें और अधिक उपज मिलती है हमको, तथा अधिक पैसा पैदा करने वाली फसलें कही जाती हैं, क्योंकि भूमि अच्छी है, हमें फसल भी अच्छी, उपज भी अच्छी मिल रही है, तो वहाँ पे क्या अधिक पैसा, माने अधिक उपज होगी तो पैसा भी हमें अधिक मिलेगा। तो वहाँ पे बंद नालियों का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि खुली नालियों का निर्माण करेंगे तो खुली नालियाँ कट जाएंगी, कटने के बाद खेत में पानी भर जाएगा तो फसलें नष्ट हो जाएंगी। तो बंद नालियों का निर्माण करना चाहिए। ये क्वेश्चन होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है उचित जल निकास से, और जो उचित जल निकास न होने से हानियां। अब हमें पढ़ना है उचित जल निकास न होने से हानियां। तो देखिए उचित अपन सही तरीके से जल निकास नहीं करेंगे तो उससे कौन कौन सी हानियां होती हैं। तो देखिएगा हम आपको सब भूमि के रुद्र कूपों में जल भर जाता है, जिसके कारण लाभदायक जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अपन जल निकास सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो क्या है, उसके रुद्र कूप होते हैं। रुद्र कूप माने उनकी छोटी छोटी ग्रंथियां होती है, उसमें लाभदायक जीवाणु रहते हैं, जीव रहते हैं, माने कीट रहते हैं, तो
उसमें पानी भर जाता है तो लाभदायक जीवाणु निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय माने मर जाते हैं। तो उससे अब अगला है भूमि में हानिकारक लवण उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम जल निकास सही नहीं कर रहे हैं, अपन सही तरीके से नहीं करेंगे तो हानिकारक लवण तो उत्पन्न होएंगे। नंबर अगला है पौधों की श्वसन क्रिया में रुकावट है। जब पौधा प्लांट छोटा होता है, प्लांट छोटे होते हैं तो वो छोटे सी श्वसन क्रिया करते हैं, जब पानी भरा रहेगा तो श्वसन क्रिया नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए जल निकास करना आवश्यक है सही तरीके से। नंबर अगला है भूमि धीरे धीरे क्षारी हो जाती है, माने भूमि बिल्कुल खराब हो जाती है, भूमि धीरे धीरे खराब होने लगती है, उपजाऊ लायक नहीं रहती है। नंबर अगला भूमि का तापमान गिर जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अब भूमि का तापमान तो गिरेगा, क्योंकि जब पानी भरा है उसमें जल भरा है तो भूमि का तापमान तो रुकना, क्योंकि टेम्परेचर उस भूमि के अंदर जा ही नहीं रहा है, क्योंकि और कह रहा है कि पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पौधों की वृद्धि के लिए 25 से लेकर 40 टेम्परेचर होना चाहिए जब पौधा अच्छी वृद्धि करता है। नंबर अगला है भूमि की भौतिक दशा खराब हो जाती है, भूमि बिल्कुल उपजाऊपन नहीं हो पाती, क्योंकि दशा खराब हो जाती है, जल निकास किया तो उसमें फसल नहीं उगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन है पृष्ठीय जल निकास एवं भूमिगत जल निकास में अंतर लिखना है। पृष्ठीय माने भूमि के ऊपर, भूमि के पृष्ठ पर नाली बनाना, और भूमिगत माने भूमि के अंदर नालियां बनाना। तो इनमें दोनों में अंतर पढ़ना है। तो देखिएगा पृष्ठ नाली, खेत के अंदर कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कम हो जाता है। अब ये है पृष्ठ नालियां, अब ये हमारा खेत है, अब जो पृष्ठ नालियां बनेगी यहाँ बनेगी, तो ये अपना पूरा कहाँ तक था खेत, अब नालियां बनाने तो कम हो गया इतना, तो हमें क्या इससे याद नहीं हुई। वो भूमिगत नालियां होती है ना, वो खेत के अंदर चाया बना सकते हो, क्या खेत के अंदर बनती है, तो उससे कृषि क्षेत्रफल कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें तो देखिए भूमिगत इसमें कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब अगला पॉइंट, इन नालियों के निर्माण की प्रारंभिक लागत कम आती है। जो पृष्ठ माने खुली नालियां, अब अपन खुली नालियां बनाते हैं तो उनमें क्या बनाने के लिए धन कम लगता है, क्योंकि खुली नालियां हम अपने द्वारा इंसान द्वारा बनाई जाती हैं। अब जो इन नालियों के निर्माण, जिसमें भूमिगत, इन नालियों के निर्माण की प्रारंभ लागत अधिक आती है, क्योंकि भूमिगत नालियां बनाएंगे तो प्रारंभ लागत माने जो शुरू तो लागत अधिक कैसे आई, क्योंकि उसमें धन भी अधिक लगेगा, और साधारण लोग बना नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए इंजीनियर की आवश्यकता होती है, तो इंजीनियर की आगे इसको बना सकता है, तो इसका अधिक धन लगता है। अब इन नालियों की मरम्मत करने में समय वो धन कम लगता है, सही बात, क्योंकि जो खुली नालियां ना होती है ना, उनकी हमें मरम्मत और सफाई करनी है तो समय कम लगेगा, क्योंकि फावड़ा लेके अपन सफाई कर सकते हैं, मरम्मत हमारे इस पर मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं, तो समय और धन भी कम लगेगा। और जो भूमिगत, इन नालियों की मरम्मत करने में समय और धन अधिक लगता है, क्योंकि भूमिगत जो भूमि के अंदर नालियां तो उनको पहले खोदना पड़ेगा, जब उसमें बेलदार लगाए बरगद लगाए जाएंगे तो वो खर्चा भी अधिक होगा और समय भी अधिक लगेगा। नंबर अगला है मृदा कटाव की संभावना अधिक रहती है। हाँ, जो खुली नालियां पृष्ठ नालियां हैं, तो जो एक खुली नालियां होती है तो इसमें हम ओवर पानी डालेंगे तो मिट्टी कटेगी, माने भूक्षरण होगा, मिट्टी का कटाव होगा, और जो भूमिगत नाले इनमें मिट्टी का कटाव नहीं होगा, तो भूमि के अंदर इससे मिट्टी का कोई लेन देन नहीं है। नंबर अगला कृषि क्रिया करने में कठिनाई, जो खुली नालियां होती है ना, उनसे कृषि क्रिया करने में कठिनाई अधिक होती है, क्योंकि खुली नालियां बार बार कट जाती है, इसीलिए पानी भर जाता है खेत में, तो अपन कृषि क्रिया नहीं कर पाते। और जो कृषि क्रिया भूमिगत में कृषि क्रिया करने में कोई प्रभाव कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि जो तो भूमि के अंदर है न, तो भूमि के ऊपर, तो भूमि के अंदर पानी चल रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है सिंचाई और जल निकास में अंतर, सिंचाई और जल निकास में अंतर। तो देखिए सिंचाई क्या है और जल निकास। सिंचाई का मतलब है खेत को पानी देना, और जल निकास का खेत में से बाहर जल निकालना। तो देखिए इनके अंतर्गत खेतों में पानी, सिंचाई, इनके अंतर्गत सिंचाई के द्वारा खेतों में पानी दिया जाता है, और जल निकास के द्वारा खेतों से पानी निकाला जा सकता है, क्योंकि ओवर पानी भर जाता है तो इससे बाहर निकाला जा सकता है।
नंबर अगला, सिंचाई का पानी पीने योग्य होता है, जल निकास का पानी पीने योग्य नहीं होता है। क्योंकि सिंचाई का पानी पीने योग्य इस वजह से होता है क्योंकि वो ट्यूबवेल, बोरिंग, इन चीज़ों में सब सिंचाई करते हैं। और जल निकास में जल तो हम खेत से निकाल रहे हैं, किससे? खेत से, तो पानी पीने योग्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जल निकास का पानी पीने योग्य नहीं होता है और सिंचाई का पानी पीने योग्य होता है। नंबर, खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। खेत में पानी देना माने खेत को पानी देना सिंचाई कहलाता है। और जल निकास खेत से जल निकास करते हैं, वही जल निकास कहलाता है। खेत से अनावश्यक से पानी को बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। नंबर अगला है, सिंचाई की नालियों की आवश्यकता वर्ष भर होती है। क्योंकि हम फसल 12 महीनों करते हैं, वर्ष एक साल में से 1 साल करते हैं, तो हमें पूरे वर्ष से आवश्यकता होती है सिंचाई की नालियों की। और जो जल निकास की नालियाँ होती है ना, उनकी आवश्यकता कितम वर्षा ऋतु में आवश्यकता होती है। नंबर अगला है, सिंचाई की नालियाँ भूमि के सतह से ऊपर बनाई जाती हैं और जल निकास की नालियाँ भूमि से नीचे बनाई। देखिए, सिंचाई की नालियाँ जो भूमि के ऊपर बनाई जाती है, भूमि के सतह के ऊपर, जिससे भूमि का क्षेत्रफल कम हो। और जो जल निकास की नालियाँ हैं वो भूमि के नीचे बनाई जाती है, भूमि के अंदर बनाई जाती है जल निकास की नालियाँ। ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। तो देखिए, अब पढ़ा है कटआउट या खुली नालियों के लाभ एवं हानियाँ। जो कटआउट है, कटआउट नालियाँ, खुली नालियाँ, तो उनके लाभ या हानियाँ पढ़नी है। कटआउट नालियाँ, खुली नालियों से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो देखिए, कटआउट नालियों के लाभ। तो इन नालियों की सफाई करने में श्रम एवं पूंजी की बचत होती है। जो खुली नालियाँ हमारे खुद के द्वारा बनाई जाती हैं, तो जो इन नालियों की हम सफाई करते हैं तो हम खुद के द्वारा सफाई कर सकते हैं, उसमें पूंजी कम एवं समय भी कम लगेगा। नंबर अगला, इस प्रकार की नालियाँ साधारण किसान बना सकता है। क्योंकि जो एक कटआउट या खुली नालियाँ है, इन नालियों को चाहे अनुसार किसान बना सकता है, गरीब भी बना सकता है, अमीर भी बना सकता है, क्योंकि इसमें पैसे की जरूरत नहीं होती। नंबर अगला, इन नालियों का आकार कम या अधिक किया जा सकता है। क्योंकि ये नालियाँ या तो ऐसी बनाई जा सकती है या फिर इनको आप ऐसी भी बना सकते हैं, छोटी भी बड़ी भी बना सकते हैं। तो इन नालियों को अब आवश्यकता अनुसार इनका आकार छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। नंबर, इन नालियों को आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित किया जा सकता है। हाँ, जो ये नालियाँ हमारी मुख्य नाली देखिएगा, हमारी ये मुख्य नाली है। अब हमें अलग अलग जगह के लिए लेनी है, तो हम यहाँ से लिए यहाँ तक ले जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं। तो हम इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, हमारे पर्वतमाने ले जा सकते हैं। कृषि क्रिया करने में किसान को अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर अगला है, इन नालियों से जो कृषि क्रिया करते हैं तो किसान को अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनके द्वारा हम जल ला सकते हैं। और अपन खुली या भूमिगत नालियों या बंद नालियों का निर्माण करेंगे तो हमें अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। एक क्वेश्चन हो। अब अपन देखें अब हानियाँ, अब कटआउट नालियों की हानियाँ। तो देखिए इनसे क्या क्या हानियाँ होती है। नंबर 1, कृषि क्रिया करने में बाधा पड़ती है। जो कटआउट नाली होती है ना, उनसे कृषि क्रिया करने में बाधा पड़ती है, क्योंकि कटआउट नालियाँ बार बार कट जाती हैं। तो यहाँ पानी चल रहा है, यहाँ से कट गई तो यहाँ से खेत में पानी भर जाएगा। नंबर अगला, कृषि और भूमि का उपजाऊ भाग बहकर नष्ट हो जाता है। जो नालियाँ होती है ना, पानी भर जाता है, जो कृषि का उपजाऊ क्षेत्र होता है वो बहकर नष्ट हो जाता है। किसके द्वारा? कटआउट नालियों। नंबर अगला, गाड़ी, हल और बैल निकलने में ये नालियाँ टूट जाती हैं। ऐसे कच्ची नालियाँ होती हैं, तो कच्ची नालियाँ तो ऐसे बैल निकलेंगे तो गाड़ियाँ निकलेंगे तो यहाँ से कट जाएगी यहीं से, तो उससे क्या पानी दूषित हो जाएगा, दुरुपयोग होगा पानी का। खुली नालियों में खरपतवार आते हैं, अतः बार बार साफ करने में अधिक व्यय करना पड़ता है। जो खुली नालियाँ होती है ना, उनमें खरपतवार घास भूसा आता है, तो उनको बार बार साफ करने में अधिक समय लगता है। नालियों के कारण, उस खुली नालियों के कारण क्षेत्र में कमी आती है। अपन जो भूमि का क्षेत्र है तो खुली नालियों के कारण गिर जाता है, और भूमि के अंदर बनते हैं। तो खुली नालियों के कारण क्या क्षेत्र गिर जाता है? कौन सा? भूमि का उपजाऊपन। ये उनकी हानियां हुई हैं। तो आपका ये पूरा चैप्टर हुआ। आप बोर्ड के एग्जाम में, एमपी बोर्ड में दोगे तो इन क्वेश्चनों से पेपर आपका आउट नहीं जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को याद करिएगा, आपको बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे
और जो समझ में नहीं आए हम कॉन्टैक्ट नंबर देखेंगे, हमारे लिए कॉन्टैक्ट नंबर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।